कहा जाता है कि सिंध के हुक्मरान राजा डाहर को जब उमवी सलार मोहम्मद बिन कासिम के हाथों शिकस्त हो गई तो उनकी दो बेटियों सूर्या और प्रीमल को मोहम्मद बिन कासिम ने राजा की हलाकत के बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास दारुल खिलाफा बगदाद रवाना कर दिया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जब बड़ी बेटी सूर्या से खलवत का इरादा किया तो उसने चाल चली और खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनके साथ खलवत इख्तियार कर चुका है, चुनाचे वो अब खलीफा के शायान निशान नहीं रही। उस समय खलीफा को तहकीक का होश ना रहा और उन्होंने उसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम के नाम परवाना जारी किया कि वो जहाँ कहीं भी हो ख़ुद को कच्ची खाल में सिलवा कर दारुल खिलाफा को वापस हों। मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा ही किया। दारुल खिलाफा के रास्ते ही में 2 दिन के दौरान उनकी मौत हो गई। ये कहानी किताब फ़तहनामा सिंध उर्फ चचनामा में बयान की गई है। रवायत के मुताबिक इसके बाद राजा डाहिर की बेटी का एक तवील खिताब है जिसमें वो मोहम्मद बिन कासिम की अदले हुक्मरानी की गवाही देती हैं, मगर उनकी हलाकत की साजिश रचने को अपने वालिद का बदला करार देती हैं। इसी खिताब में वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी कहती हैं कि उन्हें फरमाबरदारी में भी अक्ल से काम लेना चाहिए था और खलीफा को भी ये कहती हैं कि उसे भी सुनी सुनाई बात पर इतना सख्त हुक्म जारी करने से कबल तहकीक कर लेनी चाहिए थी। चचनामा के मुताबिक राजा डाहिर की बेटी ने कहा, दाना बादशाह वक्त पर वाजिब है कि जो कुछ भी दोस्त या दुश्मन से सुने इसे अक्ल की कसौटी पर परखे और दिल के फैसलों से मुआवजा करे। तो वो मज़ीद कहती हैं कि पाक दामनी के एतबार से मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए बाप और भाई जैसा था और हम कनीज़ों पर इसने कोई दस्तराजी नहीं की, लेकिन चूँकि इसने हिंद और सिंध के बादशाह को बर्बाद किया था इसलिए हमने इंतकामन खलीफा के सामने झूठ बोला था। इस पर खलीफा ने गज़बनाक होकर दोनों बहनों को दीवार में चुन देने का हुक्म दिया। बनो उमैया के दौर में सिंध फतह करने वाले नौजवान सलार मोहम्मद बिन कासिम और मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की मुबैना कनीज़ अनारकली की मौत की कहानियाँ ख़वातीन को दीवार में चुनवाने के हुक्म के हवाले से कदरे मुश्तरक हैं। अनारकली के बारे में कहानी ये मंसूब है कि अकबर बादशाह ने उन्हें शहज़ादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बाद में जहांगीर से माशकी की वजह से दीवार में चुनवा दिया था, मगर इन अनारकली के वजूद के बारे में मौरख़ीन को शुबा है और उनके बारे में तारीख़ी सबूत दस्तयाब नहीं है। चुनांचे उनकी मौत की कहानी तो दूर की बात है और मोहम्मद बिन कासिम राजा डाहिर की बेटियों की हलाकत से मुतल्लिक़ इस पूरी कहानी पर मौरख़ीन को भी एतराज़ात हैं। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़अतन कैसे हुई, मंदरजा वाला वाक़े की तारीख़ी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद फतूहात का तज़किरा करते हैं और फिर देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फ़तह करने के बाद गए तो गए कहाँ। अगर आप कराची से ग्वादर जाना चाहते हैं तो पहले RCD हाईवे पर कोई 2 घंटे की ड्राइव करेंगे, जिसके बाद बाएं जानिब मकरान कोस्टल हाईवे का आगाज़ हो जाता है जो अपने आप में हैरतों से भरपूर एक सड़क है। यहीं पर थोड़ा सा आगे जाकर बाएं जानिब एक पत्थर की तख्ती पर लिखा है कि यहाँ फ़ातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें मौजूद हैं। नामवर मुसन्निफ़ मुहक्किक़ सलमान रशीद के मुताबिक ये कब्रें मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की नहीं हैं, क्योंकि 8वीं सदी में अरब सिंध की चौकंडी कब्रस्तान जैसी नक्शो नगार से मुज़य्यन कब्रें नहीं बनाई जाती थीं। नामवर मुसन्निफ़ व मुहक्किक़ सलमान रशीद के मुताबिक ये कब्रें मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की नहीं हैं, क्योंकि 8वीं सदी में अरब सिंध के चौकंडी कब्रस्तान में नक्शो निगार से मुज़य्यन कब्रें नहीं बनाया करते थे और वैसे भी कब्रों का ये तर्ज तामीर तकरीबन 16वीं सदी के आगाज़ का करार दिया जाता है। एक और तहकीक के मुताबिक ये कब्रें 18वीं सदी के वस्त से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका तज़किरा मन्नान अहमद ने अपनी किताब अ बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट में भी किया है। मगर पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम से मुतल्लिक़ मुतनाज़ बातों में से सिर्फ़ एक बात है। मुताला पाकिस्तान की दरसी किताब में अक्सर व बेशतर ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने सरज़मीन सिंध पर कदम रखा था। मोहम्मद बिन कासिम उमवी दौरे हुकूमत के वो सलार थे जिन्हें 712 सन ईस्वी में सिंध पर हमला किया और यहाँ के राजा डाहिर को शिकस्त दी।
कुछ लोगों के नज़दीक मोहम्मद बिन कासिम के आने से जनूबी एशिया में इस्लामी दौर का आगाज़ हुआ, सिंध फतेह हुआ और यूँ वाक़यात का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है जो बिलाखिर क़याम पाकिस्तान पर आकर ख़त्म होता है। मगर तारीख़ी हवालों से पैगम्बर इस्लाम की आमद से कबल भी अरब ताजर बरसग़ीर में रिहाइश पज़ीर थे और कुछ के नज़ीर यहाँ की मकामी ख़वातीन से शादियाँ तक कर रहे थे। किताब द ग्रेट मुग़ल्स एंड देयर इंडिया में मुसन्निफ़ डेरेक कोलियर इस हवाले से लिखते हैं कि इंडिया के जनूब मगरिब में मालाबार के साहिली इलाके मौजूदा कर्नाटक और केरला में अरब ताजर यहाँ पहले से मुकीम थे और जब ख़ित्ता अरब में इस्लाम आया तो मुमकिना तौर पर इन अरबों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अपनी किताब की इब्तदाइये में उन्होंने बरसग़ीर में इस्लाम फैलने के हवाले से मुतअद्दिद नज़रियात का ज़िक्र किया है, जिसमें हिजरत, तलवार, खौफ, सूफिया के अमल और तबलीग, समाजी रुतबे के हसूल और पुरअमन रवाबित, मसलन तिजारत और बाहमी शादियाँ शामिल हैं। वो लिखते हैं कि जबरी तौर पर मज़हब की तब्दीली के चंद वाक़यात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, ताहम दीगर इलाक़ों मसलन मालाबार के साहिलों में इस्लाम की कामयाबी का ताल्लुक़ जबर या मुसलमानों की अस्करी या सियासी बर्तरी से हरगिज़ नहीं था। इसके अलावा उनके नज़दीक नए मज़हब के मजबूत और मसावात पर मबनी पैगाम का असर बिलखसूस निचली ज़ात के अफराद पर ज़रूर हुआ होगा। चुनांचे वे इस इलाके में अरबों की मौजूदगी का हवाला देते हुए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से कहीं कबल बरसग़ीर में इस्लाम की आमद का अरसा मुतय्यन करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की दरसी कुतब में आम तौर पर पढ़ाया जाने वाला बयानिया तारीख़ के बरअक्स है। किताब फ़तहुल अलबदाम 9वीं सदी ईस्वी में अब्बासी दौर हुकूमत में तहरीर की गई और इसे इस्लामी फतूहात की तारीख़ की अहम तरीन और मुस्तनद किताबों में शुमार किया जाता है इस किताब के मुसन्निफ़ अहमद बिन याहिया अल-बलजारी ने मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत के बाद के वाक़यात खुसूसी तफसील से बयान किए हैं और ये भी बताया कि कैसे मुफ्तुआ इलाके मुसलमानों के हाथ से निकले, वापस फतह हुए, किसी ने वापस अपना पिछला मज़हब इख्तियार कर लिया तो किसी ने मुसलमानों से अपना मुआहदा तोड़ दिया। फिर सवाल ये पैदा होता है क्या मोहम्मद बिन कासिम से पहले कोई मुसलमान मुहिम सिंध में आई थी या नहीं। बलाजारी के मुताबिक खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में 15 हिजरी को उन्होंने उस्मान बिन अल-सककी को बहरीन और अमान पर गवर्नर मुकर्रर किया तो उस्मान ने एक फ़ौज थाना या ताना की जानिब भेजी। इसके अलावा इस किताब के मुसन्निफ़ ने यह भी लिखा है कि उस्मान के भाई अल-हकम ने अपने भाई अल-मगीरा इब्न अबू अल-आसी को खलीज देबल की जानिब भेजा, जहाँ उन्होंने दुश्मन पर फतेह पाई। फ़तहुल बदान का तर्जमा सैयद अबुल खैर अल-मौदूदी ने किया है, जिसमें उन्होंने देबल को तो दरियाए सिंध के करीब वाक़े एक बड़ा तजारती शहर करार दिया था, मगर थाना का जिक्र नहीं किया ये कौन सा शहर है। इसके बाद इसका तज़किरा हमें इब्न बतूता के सफ़रनामों में मिलता है, जहाँ उन्होंने यमन की बंदरगाह अदन के बारे में बताया कि यहाँ इंडिया के कई शहरों बशमूल थाना से भी जहाज़ आते हैं। चुनांचे ये शहर ताना इंडियन रियासत महाराष्ट्र का शहर थाने या थाना है, जो मुंबई का पड़ोसी शहर और यहाँ वसाई खाड़ी नदी के ज़रिए पहुँचा जा सकता है और जो इस शहर को साहिल से काफ़ी दूर होने के बावजूद बहीरा अरब से मिला देती है। मौजूदा पाकिस्तान के दीगर खित्तों में मोहम्मद बिन कासिम से पहले मुसलमानों की आमद के बारे में एक और रवायत फ़तहुल बदलान से ही मिलती है, जिसके मुताबिक सन 38 या सन 39 हिजरी में हज़रत अली के दौर में, फिर सन 44 में हज़रत अमीर माविया के दौर में फ़क़यान मौजूदा कल्लात और बन्ना जो मौजूदा बन्नू है पर हमले किए गए। अगर मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर लश्कर कशी पहली फ़ौजी मुहिम नहीं थी तो इससे कबल भी इस इलाके पर हमले किए जाते थे, तो फिर इस वाक़े के बारे में क्या कहा जा सकता है जिसके मुताबिक इराक़ के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने एक मज़लूम औरत की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा था। ये कहानी चजनामा में काफ़ी तफसील से मौजूद है। चजनामा या फ़तहनामा सिंध खित्ता सिंध की फ़तह पर लिखी गई
पहली किताब तस्वर की जाती है क्योंकि इससे कबल मौरख़ीन सिंध और हिंद की फ़तह पर बाब तो बांधे हैं, लेकिन मुकम्मल किताबी सूरत में सिर्फ चजनामा ही मिलती है। चजनामा 13वीं सदी में अली कूफ़ी की फ़ारसी में तर्जमा करदा किताब है, जो उनके मुताबिक उन्होंने अरबी किताब से फ़ारसी में मुंतकिल की, ताहम वो अरबी किताब अब तक बाकायदा दरियाफ़्त नहीं हो सकी और ना ही इस हवाले से मालूमात हैं कि वो किसकी तसनीफ़ थी। ताहम इस किताब में मौजूद रवायात और तारीख़ी हवालों को मुहक्किकीन परखने में कामयाब रहे हैं। चजनामा में बयान किए गए दीगर वाक़यात के बरक्स मुसलमान कैदियों के बारे में तहरीर इस वाक़े की शुरुआत में इसकी सनद मौजूद नहीं है। मायानाज़ मौरख़ डॉक्टर मुबारक अली और मुहक्किक़ व मुसन्निफ़ मन्नान अहमद आसिफ़ की तहक़ीक़ के मुताबिक ये वाक़या दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा तारीख़ इब्न खल्दून में भी देबल की फ़तह के बाब में इस वाक़े का तज़किरा नहीं है। मज़कूरा वाक़या हज्जाज के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून बिन ज़ारुल नमरी के दौर में पेश आया, ताहम बलाज़ारी और चजनामा दोनों ही ने वो साल नहीं लिखा जब ये वाक़या पेश आया। मोहम्मद बिन हारून अल नमरी का तकर्रुर चजनामा के मुताबिक सन 86 हिजरी में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला 93 हिजरी या 712 ईस्वी में करते हैं। इस हवाले से तारीख़ खामोश है कि अगर वाक़या पेश आया तो किस साल में हुआ और ये कि इस वाक़े के कितना अरसा बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लश्कर कशी की। इसके अलावा हज़रत उमर के दौर से लेकर वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर तक का जायज़ा लिया जाए तो कह सकते हैं कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की लश्कर कशी दहाइयों तवील सिलसिले में ताज़ा कोशिश थी, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई। फिर तारीख़ी कुतब में ये भी तज़किरा है कि इस वक्त अलाफ़ी या अलवी गिरोह के कई लोग मकरान आ पहुँचे थे। तारीख़ की कुतब में ये भी तज़किरा है कि उस वक्त अलाफ़ी या अलवी गिरोह के कई लोग मकरान आ बसे थे। उनमें से एक को हज्जाज के अलमदार सैयद बिन असलम कल्लाबी ने कत्ल किया था। चुनाचे बदले में अलाफ़ियों ने भी साद बिन असलम को कत्ल कर दिया, जिस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने इलाक़ों की सरकोबी का फ़ैसला किया था। जब खिलाफत उम्वी की तरफ से मकरान में बसे इन अलाफ़ियों के ख़िलाफ़ बार बार मुहिम्मात की गईं तो ये लोग सिंध में राजा डाहिर के पास चले गए। चुनांचे ये भी एक वजह थी कि ख़ुद हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में मकरान और सिंध की तरफ बनु उमैया के मुखालफिन मौजूद थे। इसके अलावा सिंध की फ़तह की इस मुहिम पर बलाजी के मुताबिक 6 करोड़ दरहम खर्च हुए। इसके बदले में 12 करोड़ दरहम का माल गनीमत जमा हुआ। चुनांचे मन्नान अहमद आसिफ़ अपने एक मज़मून में लिखते हैं कि जब सिंध पर हमला हुआ तो इसका ताल्लुक़ बनु उमैया की शाख परवान के मालियाती अमूर और बागियों के ख़िलाफ़ सरहदी ख़ित्ते पर कब्ज़ा था, न कि कज़ाकों की किसी रोमानवी दास्तान के।